हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सास बहू रिलेशनशिप की। एंड ये वाली वीडियो के कमेंट आप लोगों के काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि सासू माँ से बने ना बने तब क्या करें, कैसे एडजस्ट करें। सास बहू रिलेशनशिप के ऊपर पूरी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। जो चीज़ मुझे लगती है वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वाली वीडियो होने वाली है सास के साथ कैसे एडजस्ट करें, क्या करें जब सास या सासू माँ से ना बने। सास बहू रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मेरी बात आप तक सही तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, मैं हूं आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। तो आपकी अगर कोई भी ब्राइड रिलेटेड क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक एंड इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। सास बहू प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, लेकिन जो ये प्रॉब्लम होती है ये किसी तरह से फिक्स भी की जा सकती है। ज़रूर नहीं कि हर घर में सास बहू की कहानी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम अपने मायके की, यानी जब एक लड़की की शादी होती है और वो नई लड़की मतलब एक दुल्हन बन के अपने ससुराल में आती है तो उसे सब कुछ नया मिलता है। नए रीति रिवाज, नया कल्चर, नए लोग, यहाँ तक कि मतलब उसको अपनी मम्मी यानी माँ को छोड़ के उसे सासू माँ मिलती है, पापा को छोड़ के उसको ससुर जी मिलते हैं यानी पापा जी मिलते हैं, भाई को छोड़ के भाई मतलब देवर जी मिलते हैं या फिर हो सकता है उनके जेठ हो यानी ब्रदर इन लॉ मिलते हैं, बहन को छोड़ने पे उनको मिलती हैं एक सिस्टर इन लॉ। तो ये जो रिलेशन है, एक पुराने रिश्ते को छोड़ के हम नए रिश्ते में बंध जाते हैं। और ये मतलब कह लीजिए कि ये जो नया रिश्ता बनता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनता है। यहीं से हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। ये हर लड़की के साथ होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी कल्चर की हो, चाहे किसी भी देश की हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ इंडिया की ही बात करूँ, इंडिया के बाहर की बात करें ना तब भी सब जगह यही एक नियम है कि अपनी फैमिली छोड़ के वो दूसरे के यहाँ जाती है, नए रिश्ते उसके बनते हैं। नए रिचुअल्स, नए रीति रिवाज, नया कल्चर, नई फैमिली, नए रिश्ते, सब कुछ नया होता है। एंड ये सब कुछ नया एक लड़की के लिए होता है क्योंकि उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारे मायके में जो चीज़ें होती हैं उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हमारे ससुराल में होती हैं। यानी एक लड़की शादी करके आती है ससुराल में, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करती है, थोड़ा टाइम लगता है। हर चीज़ देखिए टाइम के साथ होती है। अब एक दिन में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं बन जाता है, तो हर चीज़ टाइम के हिसाब से होती है। लेकिन क्या होता है जब एक रिश्ता नया जुड़ता है, यानी एक दुल्हन आती है शादी करके, तो उस टाइम पे ना जब सारी चीज़ें अलग होती हैं हमारे मायके, सारे रिचुअल, सारी चीज़ें करने का तरीका, मतलब जो भी आपका रूटीन होगा वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा शादी के बाद। तो उस केस में क्या होता है जब ससुराल वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि दुल्हन जो है बस जल्दी से मतलब सारा सब सीख जाए, और उन लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। मतलब एकदम से तुरंत एक्सपेक्ट कर लिया उन्होंने कि बस आज बहू आई और 2-4 दिन में बस वो एडजस्ट हो जाएगी और घुल मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, एक लड़की को टाइम चाहिए होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अरेंज मैरिज में। लव मैरिज में भी होती है ये प्रॉब्लम, लेकिन लव मैरिज में हस्बैंड को काफ़ी हद तक हम जानते हैं, तो उस केस में हस्बैंड को जानने की इतनी वो नहीं होती है, पहले से ही हम जानते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में ना ही हम हस्बैंड को जानते हैं, ना ही हम फैमिली को जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस केस में लड़की एडजस्ट करने की जगह, समझने की जगह फ्रस्ट्रेट होने लगती है, और यहीं से पूरी प्रॉब्लम शुरू होती है। जब एक लड़की फ्रस्ट्रेट होती है तभी ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। यहीं से सिलसिला शुरू होता है सास बहू प्रॉब्लम का। सीरियल्स में हमने देखा है कि सास कैसी होती हैं। सास बहुत ज़्यादा रूड होती है, एरोगेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी सास होती हैं, कह लीजिए बहू बेटियों में फ़र्क करने वाली, सारा काम छोड़ के बहू पे डाल दिया, बस खरी खोटी सुनाने वाली, जली भुकी, बस बोले जा रही हैं, कुछ भी करने में मदद नहीं कर रही हैं, और कितना भी बहू कर रही है उसके बाद भी उसे टॉन्ट मिल रही है। तो ये वाली जो सासें होती हैं ये सारी सिर्फ हमने टीवी सीरियल्स में ही देखी होती हैं। असल लाइफ में, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान होता है और हर एक इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है। जब दो मीठे बोल बोले जाते हैं तो चाहे कितना भी रूड इंसान हो वो पिघल जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना एकदम बुरे से लोग हैं तो वो बिल्कुल उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है। देखिए हकीकत में हो सकता है आपकी सास बहुत अच्छी हो और हकीकत में हो सकता है कि अच्छी ना भी हो, ये डिपेंड करता है। ये सारी तो सास के लिए मिथ थी जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन
असल ज़िंदगी में क्या होता है उसकी बात बताऊं तो असल ज़िंदगी में जब एक दुल्हन की शादी होती है, नई नई दुल्हन जब अपने ससुराल में आती है, तो देखिए क्या होता है, हर ससुराल वालों की अपनी बहू से एक्सपेक्टेशन होती है और शादी का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए लड़की तैयार है। लेकिन क्या होता है आजकल के ज़माने में तुरंत शादी होते ही कोई भी लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाती है, उसे थोड़ा समझने में टाइम लगता है, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। प्रॉब्लम वहीं आती है जब ससुराल वाले इस बहू के जाते ही उसके ऊपर सारी चीज़ें डाल देते हैं और सब बस उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि तुरंत बस एडजस्ट कर लेगी बहू, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और क्या होता है अगर यही चीज़ ऐसा हो कि एक्सपेक्टेशन तो सब रखते हैं लेकिन टाइम के साथ कि हाँ वो बहू को टाइम दिया, 2 4 6 महीने का, साल भर का टाइम दिया थोड़ा एडजस्ट करने का, थोड़ा समझने का, थोड़ी अपनी लाइफ जीने का, तब बहू अपने आप उस नेचर में ढलती जाती है। हमें लगता है कि हम चेंज नहीं हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है गर्ल्स, हम धीरे धीरे दिन पे दिन चेंज होते हैं। बस ये है फ़र्क कि तुरंत अगर कोई कह देगा ना, अगर आप मुझसे तुरंत कोई काम कह देंगे कि तुरंत ये चीज़ कर दीजिए, तो शायद ऐसा नहीं कर सकेंगे हम। लेकिन थोड़ा टाइम के साथ जब हम नेचर को चेंज कर, नेचर नहीं चेंज होगा लेकिन एक होता है ना, घुलने लग जाते हैं, घुलने मिलने लग जाते हैं, वही चीज़ होती है। अब आप वही रिश्ता याद कीजिए जब आपने अपने फियांसे से यानी अपने हस्बैंड से फ़र्स्ट टाइम पहली मुलाकात करी, तो आपको कितनी शाइनेस लग रही होगी, बात खुल के नहीं कर पा रहे होंगे आप लोग। वो जस्ट सोच के देखिए कि पहली चीज़ जो होती है, फर्स्ट टाइम जो होता है, वो एकदम अजनबी जैसा होता है, एकदम सब कुछ नया लगता है। लेकिन जब टाइम हो जाता है 2 4 6 महीने, तो हम काफ़ी हद तक जानने लगते हैं और हम खुलने लगते हैं। तो यही चीज़ होती है, खुलने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम की कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना गर्ल्स, वो वहाँ आती है जब आप भाभी हो आप और आपकी कोई सिस्टर इन लॉ हो। सिस्टर इन लॉ अगर बड़ी होगी तो ऑब्वियसली उनकी शादी हो गई होगी या शादी हो जाएगी, ठीक है। छोटी सिस्टर इन लॉ होती है, मतलब जो अभी एजुकेशन कर रही हैं, तब क्या होता है अगर आपकी सासू माँ या सास बहू बेटियों में फ़र्क करती हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और ये चीज़ का कोई भी सल्यूशन नहीं है। अगर किसी के घर में बहू बेटियों में अगर फ़र्क ऐसे किया जाएगा, आए दिन दिखाया जाएगा, तो एक लड़की कभी भी उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बस वो कहेगी नहीं, अंदर ही अंदर ये चल रहा होता है कि उनके साथ इतना अच्छा नेचर है और मेरे साथ ऐसा नहीं है। और हमेशा उसे फिर अपने मायके की ही अटैचमेंट रहेगी, मायके की अटैचमेंट वैसे भी रहेगी, लेकिन बहू बेटियों में जब फ़र्क किया जाता है ना, उस टाइम पे वो बिल्कुल उसका मोह ना भर नहीं पाता है ससुराल वालों के लिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, कुछ टिप्स देने वाली हूँ आपको। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गर्ल्स, बहुत ही ज़्यादा दिल से बना रही हूँ तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है गर्ल्स अपने ससुराल में जाने के बाद, वो ये है कि रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ योर मदर इन लॉ, मतलब सासू माँ का नेचर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करनी है। मतलब कि आप उनका नेचर तो रिकॉग्नाइज करेंगे, साथ ही साथ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी सासू माँ को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, मतलब क्या काम करने में उनको खुशी मिल रही है, क्या काम करने से उनको थोड़ी चिढ़ मच रही है, बुरा लग रहा है। ये चीज़ आपको जाते ही रिकॉग्नाइज करनी होगी। एंड दूसरी चीज़ जो गर्ल्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप शादी होने के बाद ऐसा मत कीजिए कि आप बिल्कुल छूट मिली हुई है आपको, ऐसा मत कीजिए, सारे काम पूछ के कीजिए। आप अपने हस्बैंड से तो पूछेंगे ही, लेकिन अगर एक बार मतलब कुछ टाइम आप अपनी सासू माँ से पूछेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, आपकी इमेज अच्छी बनेगी और ये जो सास बहू का रिलेशन है ना, ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप उनको एज अ मदर ट्रीट कीजिएगा, मदर इन लॉ मत रखिएगा, मदर रखिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड आपको सारे काम पूछ के करने हैं। नंबर तीसरी एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये, गर्ल्स चाहे आप किसी भी काम में, घरेलू काम में कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, चाहे आपको खाना, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह वगैरह, आई डोंट नो कितने सारे काम होते हैं, सब कुछ परफेक्टली आता हो, फिर भी आप ससुराल जाने के बाद जाते ही मतलब ऐसा मत जताइएगा कि आपको सब आता है, आप सब कर लेंगे, आपको बस कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2 रीज़न होते हैं। देखिए, पहला रीज़न आपकी सासू माँ को बुरा लगेगा, है ना, और दूसरी चीज़ हो सकता है उनके यहाँ नई तरीके से चीज़ें होती हो और जो आप जानते हो, आपको नहीं पता है वहाँ के रीति रिवाज और कैसे क्या किया जाता है, तो हो सकता है उस चीज़ में भी इफ़ेक्ट पड़े। तीसरी चीज़ यहीं से निकलती है, अगर आप जाते ही सारी जिम्मेदारी ले लेंगे ना, तो आपके कंधों पर तुरंत बोझ डाल दिया जाएगा। तो ये कहूँगी, आप शादी के तुरंत बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ना लें, थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि देखिए एक टाइम आएगा
आएगा, शादी के कुछ सालों के बाद या कुछ टाइम के बाद आपके ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी आनी है। तो शादी के बाद अपनी नई ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, जानने की कोशिश कीजिए, रेदर देन कि आप जाते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जाते ही ले लेंगे तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा हाई होगी कि ये इतना तो कर लेगी, मतलब इससे ज़्यादा भी कर सकती है। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे, इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है, कई बार क्या होता है, सासू माँ लोगों का नेचर काफ़ी मतलब रूड होता है। जिन सासू माँ का नेचर, वो लोग इस तरह से रिएक्ट कर देती हैं, अरे तुम्हें आता ही क्या, तुम्हारे मायके से सिखाया ही क्या, तुम्हारी माँ ने सिखाया ही क्या, क्या सिखा के भेजा है ससुराल। ये वाली अगर सिचुएशन आपके सामने आ गई है, देखिए वैसे तो जाते ही कोई भी ऐसा नहीं बोलता है, ये चीज़ अब तो नहीं बोली जाती। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा जो रूड होती थी सास, वो लोग बोल देती थी, बट स्टिल अगर आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती तो आप इसका बहुत ही प्यार से, शांत तरीके से आंसर कीजिए। आप प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए एंड बताइए, हाँ जी सासू माँ जी, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ाई करती रही, फिर जॉब करती रही, ये सब सीखने का इतना टाइम नहीं मिला। हाँ, मुझे कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि वगैरह वगैरह, जो भी आपको आता हो आप वो बताइए, बाकी मैं सीखने की पूरी कोशिश करूँगी। आप भी तो मम्मी हैं, आपसे सीखूँगी मैं। तो इस तरह से आप प्यार से उनको जवाब दीजिए ताकि उनको बुरा ना लगे और आपका भी जवाब उन तक पहुँच सके। ये चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। नंबर 5 टिप गर्ल्स मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए, ससुराल में जाने के बाद 1 महीना और 2 महीना 3 महीना, देखिए पहले महीने तो आप चले जाते हैं हनीमून पे, हनीमून से आएंगे फिर कुछ गेस्ट वेस्ट होंगे या कुछ हो सकता है कहीं और घूमना फिरना लगा रहेगा। 1-2 महीने शादी के बाद यूं ही कट जाते हैं, पर टाइम का पता ही नहीं चलता है। जब शादी के 2 महीने हो जाते हैं, तब जब आप एक्चुअल में घर में रह रहे होते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। कई चीज़ों में हो सकता है आपको कुछ बात बुरी लग जाए, आपकी सासू माँ की बात बुरी लग सकती है और ये ऑब्वियस है कि उन्होंने कुछ कहा और आपको बुरी लग जाए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना एज अ ब्राइडल गाइड और एज अ योर सिस्टर या कोई कुछ भी मान लीजिए, अपनी फ्रेंड, बहन, कोई भी मान लीजिए, मैं आपको राय दूंगी, आप उनको ना इंस्टेंटली कोई भी रिप्लाई मत कीजिएगा। बिल्कुल भी उल्टा जवाब नहीं देना है आपको। अगर उन्होंने कुछ कहा भी तो आप बस शांत रहिए, अपने रूम में आ जाइए। बुरा लग गया है, ठीक है, आप रूम में आइए, पहले उस बात को सोचिए कि क्या वो बात उतना बुरा लगाने वाली थी। मतलब देखिए, आप खुद सोचेंगे ना जब आधा घंटा इस चीज़ को अकेले में, कि जो आपको बुरी लगी है चीज़, क्या वो वाकई में इतना बड़ा इशू था जिससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, या कोई छोटी सी बात है जिसका आपको बुरा लग गया है। अगर वाकई में बहुत बड़ी बात का आपको बुरा लगा है, कोई ऐसी बड़ी बात हो गई है, आप समझ पा रहे होंगे एंड आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कीजिएगा इस चीज़ को। अगर वाकई में कोई बड़ी बात का बुरा लग गया, तब आप अपने हस्बैंड से शेयर कर सकते हैं ये चीज़। अगर कोई छोटी मोटी बात है, लाइक उन्होंने कुछ रोक टोक कर दी है या ऐसे नहीं ऐसे करो बेटा, इस तरह से कर दिया, तो आपको इस चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आम चीज़ें हैं। अगर वो नहीं सिखाएंगी तो कौन सिखाएगा आपको। आप उनकी इन चीज़ों पे मतलब रिप्लाई मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 6 स्टेप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है, आप सॉरी बोलना सीखें। आप ये मत सोचें कि अरे हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, लाइक दैट, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप सॉरी बोलना सीख लेंगे ना तो कुछ भी नहीं जाता है यार। वैसे भी लोग कहते हैं ना, बस सॉरी, बचपन में तो सीखा ही है, स्कूल में जब हम सॉरी सॉरी करते रहते तो बचपन में टीचर्स क्या कहते थे, सॉरी तुम लोगों का बस सिर्फ बोलने के लिए ही है। तो आप बस बोलने के लिए सीख जाइए। अगर आप सॉरी, माफ़ी मांगना जानते होंगे ना, तो ये चीज़ें आपको आगे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। और आगे एक और पॉइंट बता रही हूँ गर्ल्स, कोई भी बात अपने मन में मत रखिए, दिल में मत रखिए। देखिए, या तो आप उस बात को शेयर कर दीजिए या तो उस बात पे आप तुरंत रिस्पॉन्ड कर दीजिए। 2 ऑप्शन है, आप किसी से शेयर कीजिए, अपनी फ्रेंड से, अपने हस्बैंड से या किसी से भी, या फिर आप उस सिचुएशन को तुरंत मतलब रिस्पॉन्ड कर दीजिए उसमें। अगर आप ना रिस्पॉन्ड करेंगे, ना किसी से शेयर करेंगे, आपके मन के अंदर ना वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपके मन में ना नेगेटिविटी आ जाएगी। और दिल में जब आप चीज़ें रखेंगे तो गर्ल्स, सही बता रही हूँ, इससे सास बहू का रिलेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड ध्यान रखिए, आप जब भी जॉब करती हैं, कई फीमेल्स होती हैं शादी के बाद, मतलब 2-3 महीने के बाद, या कई आजकल तो मतलब 15-20 दिन की छुट्टी मिलती है, उसके बाद फिर जॉब ज्वाइन कर लेती। जॉब अगर ज्वाइन कर ली है, आप घर पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी मदर इन लॉ को प्यार से कन्विंस कीजिए, अगर आपके घर पे मेड नहीं है, कि आप
नहीं चाहते हैं कि अब आप बहू बन के आ गई हैं और आपके रहते आपकी मदर इन लॉ घर में काम करें। इस तरह से आप सिचुएशन को टैकल कीजिए प्यार से कि मैं नहीं चाहती मम्मी जी कि आप काम करें, मैं चाहती हूँ कि हम मेड रख लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं करूँगी, थोड़ा बहुत मेड करेगी और थोड़ा बहुत आप भी हेल्प कीजिएगा। इस तरह से जब आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो इससे फ़ायदा आपका भी है और आप ध्यान रखिए इससे आपका रिलेशन बॉन्ड मजबूत होगा। तो इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए। एंड दूसरी चीज़ गर्ल्स, हमेशा कहूँगी हर रिश्ते में इधर की बात उधर करना छोड़ दीजिए। अगर आप कोई भी इधर की बात उधर करें तो इससे आपका रिश्ता ख़राब होगा और बाई चांस किसी ने सुन लिया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी इमेज ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड गर्ल्स नाउ एक बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो ये कि देखिए ससुराल में जाने के बाद कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम करने का हमारा मन नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कुकिंग कर सकते हैं सीख के, क्लीनिंग चलो कर सकते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकती हूँ आपको कि जो काम हम कर सकते हैं, जो हम खुश हैं जिन काम को करने में, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल हमें पसंद ही नहीं है कोई काम। बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जो हमें नहीं पसंद होते हैं, तो आप उस केस में वो काम ना करें। कोई प्रेशराइज होके नहीं करना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको दूसरों के कपड़े धोना पसंद नहीं है हैंड से, तो आप उस केस में आप सीधे मना कर दीजिए कि नहीं कर पाएंगी आप क्लोथ्स वॉश, चाहे आप बाहर से कपड़े वॉश कराइए या वॉशिंग मशीन ले आइए, वॉशिंग मशीन में वॉश कीजिए। तो इस तरह से आप साफ पहले ही मना कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, वहीं पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वरना क्या होता है, आप मुंह बना के रहेंगी, सामने वाले को भी लग रहा होगा कि अरे कैसे मतलब इसका बिहेवियर, चिढ़ती है, थोड़ा सा काम करती है तो चिढ़ती है। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्लियरिटी आप बता दीजिए ये काम नहीं कर सकती, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप साफ सीधे बता सकती हैं। कल से एक और चीज़ बताना चाहूँगी, कई जगह क्या होता है छोटी बहू बड़ी बहू वाली सिचुएशन होती है। मान लीजिए कि आप ससुराल में बड़ी बहू हैं और आपके बाद छोटी बहू आ जाती हैं। आपने बड़ी बहू बन के बहुत सारे एडजस्टमेंट करे हैं, जैसा चाहा सबने वैसा किया। छोटी बहू आती है और छोटी बहू कुछ भी नहीं करती है, बस वो अपने तौर तरीके से रहती है। तो उस केस में कई बार हमारे मन में ये चीज़ें आ जाती हैं कि हमने अपने टाइम में इतना ज़्यादा एडजस्ट किया, ये तो कल को आई हैं और ये ऐसे करें। ये चीज़ें आम बात है, ये कोई भी मतलब कहने की बात नहीं होती है, लेकिन आपके मन में ये चीज़ें आएंगी कि इतना एडजस्टमेंट किया फिर भी कदर नहीं होती। तो एक चीज़ बताऊंगी गर्ल्स, कदर आज के ज़माने में अगर जो काम करता है या तो उसकी कदर होती है, ठीक है। अगर आपने इतना काम किया है, एडजस्टमेंट किया है, आपके ससुराल में एक वैल्यू है आपकी, यानी कदर हो रही है, तो ठीक है, आप खुश रहेंगी कि आपने इतना किया अपनी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली कदर करती है। लेकिन अगर आपने एडजस्टमेंट किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा कुछ किया है ना, और फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है, तो उस केस में आपको कदर करानी पड़ेगी ज़बरदस्ती। इस चीज़ को भी आप ठान लीजिए। कदर कैसे कराएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जहाँ ज़्यादा बोला जाता है ना, वहाँ पे कदर अपने आप पीछे पीछे आती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों का आपने नेचर देखा होगा कि कुछ लोग काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। हाय मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो काम कम किया, वो एक बार काम कर लिया, उसको 24 घंटे गाते रहे वो, तो इसमें लोगों की नज़र में जाएगा बेचारी ने ये काम किया, बेचारी ने ये किया। अगर कदर नहीं हो रही तो आपको भी फिर यही चीज़ करनी पड़ेगी। आप भी फिर अपनी कदर कराइए, कैसे भी कराएं, कदर कराइए। अगर आपने इतना एडजस्टमेंट किया उसके बाद अगर आपकी कदर नहीं हो रही है ना, तो सही बता रही हूँ, शादी के कुछ टाइम बाद आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है इस चीज़ को। और ये चीज़ मतलब होती है लाइक जब आपकी मैच्योर एज हो जाती है, लाइक अभी आपकी नई शादी हुई, शादी के 20 साल बाद 30 साल बाद जब आपके बच्चे भी मतलब शादी के लायक होंगे ना, तब वो सिचुएशन आती है। और वो सिचुएशन गर्ल्स मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रही हूँ कई बड़े लोगों से मैंने बात की है, यानी मम्मी दादी के लोगों से, मतलब जो हमसे बड़ी एज के लोग हैं ना, उनसे मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले सारी राय जानी है, बातें करनी है, तब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए ये चीज़ बता रही हूँ आपको। तो आपको कदर करानी पड़ेगी, तो आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वीडियो को दिल से लाइक शेयर कर दीजिएगा गर्ल्स, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस वीडियो को खूब सारे लाइक दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, तभी मैं आपके साथ अच्छे से अच्छे कंटेंट शेयर कर पाऊँगी। एक लास्ट इंस्ट्रक्शन या एक लास्ट टिप देना चाहूँगी गर्ल्स आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे आप इनमें से कोई माने ना माने, ये वाली ज़रूर मान लीजिएगा। एक हाउसवाइफ की कदर
बहुत कम होती है आज के ज़माने में। अगर एक लड़की अपने पैरों पे खड़ी है तो उसकी वैल्यू सब लोग करते हैं, मतलब कह लीजिए जो खुद को कदर करता है, खुद की वैल्यू करता है, उसकी सब कदर करते हैं। तो आप अपनी वैल्यू बनाइए। वैल्यू कैसे बनाएंगे? अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तब भी आप कुछ ऐसा कीजिए, लाइक वर्क फ्रॉम होम कुछ देख लीजिए जिसमें 1-2 घंटे आपको टाइम देना। मतलब ये है कि अगर आप, एक होता है ना, थोड़े भी पैसे आ रहे हो, कुछ भी अर्निंग हो रही होगी तो आपके घर वाले ससुराल वाले सब खुश रहेंगे, और वहीं आप बिल्कुल अर्निंग नहीं कर रहे होंगे तो लोग कई केसेस में, कई जगह, कई ससुराल में ताना मारा जाता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी वैल्यू बनाइए, अपने पैरों पे खड़े होइए, कुछ अपने लिए कीजिए। फैमिली के लिए तो पूरी ज़िंदगी दे दी आपने, अपने लिए क्या किया? आप अपना वजूद बनाइए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।